तो ज्वाइन होती थी ना, मेरे किसी से और का जवाब नहीं दिया है हमने, वो दूसरी प्रियंका। गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट कर लिए, एक बार चेक कर लीजिए आप। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? हाँ भाई सेकेंड ईयर, आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था उत्सर्जन। ठीक है, कल हम लोगों ने बात की थी नीरिस में उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आपके में जोंक में उत्सर्जन। ठीक है, कल तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा ना पूरा मैकेनिज्म। देखिए क्लास, अब समझिएगा, जब हम बात करते हैं लीच की, ठीक है, तो लीच जो है ये इसका संघ कौन सा होगा? एनिलिडा है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कल जब नीरिस के बारे में बताया था तब भी बताया था कि वो किसमें, एनिलिडा में ही आता है। एनिलिडा का की कैरेक्टर क्या होता है? इसमें क्या चीज उपस्थित होते हैं? मेटामेरिकली सेगमेंट उपस्थित होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंट से मतलब होता है ऐसे खंड जो बाहर से नहीं अंदर की तरफ से भी जो खंडित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का खंडी भवन किसमें पाया जाता है? एनिलिडा में। ठीक है, तो जब हम बात करें लीच, लीच मतलब आपकी जोंक, ठीक है, वो किसमें आती है? हीरोडिनिया में आती है जनरली। ठीक है ना, तो आप इसको हीरोडिनेरिया के नाम से भी जानते हैं। लीच को हम किस और नाम से जानते हैं? हीरोडिनेरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आता है, हीरोडिनेरिया के उत्सर्जन के बारे में बताइए, कुछ इस टाइप से भी आ सकता है घुमा फिरा कर। ठीक है, इसमें एनिलिड में जब हम उत्सर्जन की बात करते हैं क्लास, तो किसके द्वारा होगा? नेफ्रिडिया के द्वारा ही होगा। ठीक, एनिलिड की कैसी बॉडी होती है? खंडित, खंडित होता है शरीर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, जब हम बात करते हैं नेफ्रिडिया की, वृक्कक, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं वृक्कक। ठीक है, तो ये नेफ्रिडिया जो है वो एक्चुअली लीच के 6 सेगमेंट जो खंड उपस्थित होते हैं ना, 33 खंड होते हैं टोटल। कितने होते हैं लीच में? 33 खंड होते हैं। तो 33 में से छठे खंड से उपस्थित होते हुए 22वें खंड तक उपस्थित होते हैं। ये कहां तक? 6 खंड से 22वें खंड तक पाए जाते हैं नेफ्रिडिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जरा नेफ्रिडिया की वृक्कक के बारे में। तो जब हम बात करें क्लास नेफ्रिडिया, ठीक है, तो ये नेफ्रिडिया जो है ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 2 भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट, प्री टेस्टिक्यूलर नेफ्रिडिया, इनका हिंदी रूपांतरण भी किया जाएगा क्लास। ठीक है, pre-testicular nephridia and testicular nephridia। ठीक है, तो ये कहां पर 2 पार्ट से मिलकर बना होता है नेफ्रिडिया, प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया एंड टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया। प्री टेस्टिकुलर को बोलते हैं वृषण पूर्वी वृक्कक। क्या बोला जाता है? वृषण पूर्वी वृक्कक।
ठीक। वही टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया को हिंदी में बोलते हैं हम वृषणीय वृक्कक। ठीक है, अब समझिएगा क्लास जरा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेफ्रिडिया मतलब वृक्कक के बारे में बात कर रहे हैं। वृक्कक जो है दो भागों से मिलकर बना हुआ है। प्री टेस्टिकुलर मतलब वृषण पूर्वी वृक्कक एंड वृषणीय वृक्कक के बारे में। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो वृषण पूर्वी, पूर्वी मतलब पहले, ठीक है, पूर्वी माने क्या होता है पहले, तो ये किसके पहले होगा, ये उपस्थित होता है वृषणीय वृक्कक से पहले। ठीक है, ये जो वृषण पूर्वी वृक्कक होते हैं वो इस वृषणीय वृक्कक से पहले उपस्थित होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है वृषण पूर्वी। ठीक है ना। प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया, प्री को हटा दिया जाए तो टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया एंड टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया सेम है ना। प्री माने होता है पहले, तो इस टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया से पहले उपस्थित होता है आपका वृषण पूर्वी वृक्कक। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नेफ्रिडिया होते हैं कितने होंगे, पहली बात तो 17 पेयर मतलब 17 जोड़े होते हैं। ठीक है, इस 17 जोड़े भी छठे खंड से उपस्थित होकर 22वें खंड तक, ठीक है, छठे खंड से उपस्थित होकर 22वें खंड तक पाए जाएंगे। अब जब हम बात करें वृषण पूर्वी वृक्कक के बारे में, तो ये वृषण पूर्वी वृक्कक जो होता है क्लास, ये 6 सेगमेंट से मतलब छठे खंड से स्टार्ट होकर 11वें खंड तक जाता है। ठीक है, कहां तक, छठे खंड से 11वें खंड तक। ठीक, वहीं जब हम बात करें वृषणीय वृक्कक की मतलब टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया के बारे में, तो अब ध्यान से देखिए कहां तक जाते हैं ये, 11th तक, 11वें खंड तक। तो 11 के बाद मतलब 12वें खंड से ये स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, 12वें खंड से, और कहां तक जाएगा, कहां तक थे ये, 22वें खंड तक, है ना। तो 12 से 22वें खंड तक ठीक है क्या उपस्थित होता है आपका, टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया। ठीक है क्लास, एक बार फिर समझिएगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके हीरोडिनेरिया मतलब जोंक के बारे में। जोंक के उत्सर्जन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें टोटल 33 खंड होते हैं, क्योंकि इनका शरीर कैसा होता है, खंडित होता है पूरा। ठीक है, एनिलिडा में आते हैं जस्ट बिकॉज इसलिए। तो इसमें किसके द्वारा उत्सर्जन होगा, नेफ्रिडिया के द्वारा। नेफ्रिडिया जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, वृषण पूर्वी वृक्कक और वृषणीय वृक्कक। ठीक है, तो ये वृषण पूर्वी वृक्कक जो है वो छठे खंड से 11वें खंड तक उपस्थित होता है। तो ये टोटल कितने हो गए, 6। ठीक है, तो ये कितनी होंगी आपकी, 6 जोड़ी होते हैं वृषण पूर्वी वृक्कक। ठीक है, वहीं जब हम बात करें वृषणीय वृक्कक के बारे में, तो वो 12वें खंड से शुरू होकर 22वें खंड तक जाते हैं। तो ये टोटल होते हैं 11 पेयर मतलब 11 जोड़ी। कितने होंगे ये, 11 जोड़ी। अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 11 एंड 6 ऐड करते हैं, टोटल मिलता है आपको 17 मतलब 17 जोड़ी। यही तो बताए थे स्टार्टिंग में, नेफ्रिडिया कितने, 17 जोड़ी उपस्थित होते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा आपने लिखा है, ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्लियर है ये अब दोनों चीज। ठीक है क्लास, अब एक काम करते हैं, 1 बाय 1 इनकी स्टडी कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे अपने टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया के बारे में मतलब वृषणीय वृक्कक के बारे में। ये जो वृषणीय वृक्कक होते हैं क्लास, इनमें कुछ पार्ट्स उपस्थित होते हैं, या मैं ये कहूँ वृषणीय वृक्कक कुछ भागों से मिलकर बना होता है, तो शायद गलत नहीं होगा, सेम बात है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अपने टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया के बारे में।
हाँ भाई सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके किसके बारे में, आपके टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया के बारे में, ठीक है। तो ये टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया जो है वो कुछ पार्ट से मिलकर बना रहता है। ये पूरा डायग्राम जो है दिस इज अ टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वृषणीय वृक्कक। क्या कहा जाता है? वृषणीय वृक्कक। ठीक है। तो ये वृषणीय वृक्कक जो है इसका जो मेन पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं मेन लोब, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये संरचना, ठीक है, ये संरचना क्या है आपकी मेन लोब, ठीक है। ये मेन लोब जो होती है क्लास, ये दो भागों से मिलकर बनी होगी। कितने भागों से? दो भागों से। इसमें ये पीछे का जो आप लोब देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं पश्च या फिर अग्र लोब। क्या बोलेंगे इसे हम? अग्र लोब, ठीक। और पीछे वाला ये जो संरचना है ये है आपकी पोस्टीरियर मतलब पश्च लोब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात की आपकी मेन लोब के बारे में। मेन लोब दो भागों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका आगे वाला भाग और एक आपका पीछे वाला भाग, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो भाग जो आप देख रहे हैं, एंटीरियर लोब मतलब अग्र लोब और पोस्टीरियर मतलब पश्च वाला भाग जो है, इन दोनों में अंतर क्या रहता है क्लास? पहली बात, ये एंटीरियर लोब जो होता है मतलब अग्र भाग जो है वो इस पश्च भाग की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होगा। कैसा होगा? थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक। और साथ में आप संरचना देख रहे हैं इस टाइप से जो ये डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं? कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रल कोशिका। क्या बोला जाता है? पॉलीहाइड्रल कोशिका। अब समझिएगा पॉलीहाइड्रल कोशिका का मतलब, ये जो पॉलीहाइड्रल कोशिका होती है क्लास, इसका मतलब होता है यहाँ पर ये 3D में रहेंगी। जैसे जनरली आप जानते हैं ना, एक होती है ये 1 2 3 4 5 पेंटागन में ये है ना, जिसमें 5 उपस्थित है। तो पॉलीहाइड्रल में बहुत सारे कोने निकले रहते हैं, तो इरेगुलर शेप में रहेंगी, अनियमित आकार की होंगी, आप ये कह सकते हैं। और ये 3D में होंगी। 3D समझते हैं ना आप? 3D मतलब एक तो लेंथ, एक ब्रेथ, ये लेंथ ब्रेथ और साथ में बाहर की तरफ भी निकला हुआ अगर कोई चीज है ना, तो 3D में होती है ना। तो पॉलीहाइड्रल में भी कैसी रहेंगी? ये होती है आपकी पॉलीहाइड्रल कोशिका, मतलब ये ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें कैसा वो रहता है संरचना, थोड़ी सी इरेगुलर अनियमित आकार की कोशिकाएं इसमें उपस्थित होती है, ठीक है। वहीं ये जो एंटीरियर लोब है एंड ये कौन सा था आपका? पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, इन दोनों के बीच में से एक डक्ट निकलती है, एक वाहिका निकलती है, जिसे हम बोलते हैं वेसिक्युलर डक्ट। क्या कहा जाता है? वेसिक्युलर डक्ट। ये वेसिक्युलर डक्ट जो है, ये देख रहे हैं आप, ये वेसिक्युलर डक्ट जो है आगे जाकर एक थैलेनुमा संरचना में जाकर खुलती है। कहाँ खुलेगी? ये खुलती है एक थैलेनुमा संरचना में जाकर, जिसे हम बोलते हैं वेसिकल। ये आप संरचना देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं वेसिकल। क्या कहा जाता है? वेसिकल, ठीक है। तो ये जो आपकी डक्ट आप देख रहे हैं, ये जो वाहिका है, कहाँ जाकर खुलती है? वेसिकल में जाकर खुलेगी, ठीक है। वेसिकल एक्चुअली होता क्या है, ये पक्ष
पक्षमाभी उपकला, ये पक्षमाभी उपकला द्वारा आश्रित रहती है। तात्पर्य ये जो आप देख रहे हैं वेसिकल, ये सीलिएटेड एपिथेलियम से कवर्ड रहेगी। उसमें भाई पक्षमाभी मतलब क्या होता है, सीलिया, तो यहाँ पर सीलिया एपिथेलियम से ये कवर्ड रहती है। ठीक है, वेसिकल जो है, थैली लाइक संरचना जो है, ये किसके द्वारा आश्रित रहती है, पक्षमाभी उपकला के द्वारा आश्रित रहती है। इसके आगे की तरफ एक छिद्र उपस्थित होता है जिसे हम बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर। क्या कहा जाता है, नेफ्रिडियोपोर। ठीक है, यहाँ पर अभी हम सिर्फ मेन लोब से निकलने वाली एक डक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास एक बार फिर समझिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके हीरोडेनेरिया मतलब लीच, या फिर आप जोंक समझिए। जोंक में उत्सर्जन के बारे में, जोंक में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, नेफ्रिडिया के द्वारा होगा। नेफ्रिडिया के दो भाग बताए थे आपको, वृषणीय वृक्कक और पूर्वी वृक्कक। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये है वृषणीय वृक्कक का मतलब टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया का। तो टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया का जो पूरा डायग्राम है, ये कुछ पार्ट से मिलकर बना होगा, मतलब कुछ भाग से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, फर्स्ट तो है आपका मेन लोब। ठीक है, मेन लोब में दो भाग बताए थे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मतलब अग्र भाग और पश्च भाग। अग्र भाग हमेशा पश्च भाग की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होगा। कैसा होगा, ये थोड़ा सा छोटा होगा, और इसमें कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, और ये कैसी होंगी कोशिकाएं, पॉलीहाइड्रल होती है। कैसी होंगी, पॉलीहाइड्रल होती हैं। अब इस एंटीरियर लोब, ठीक है, जो अग्र भाग जो है, इसमें से एक डक्ट निकलती है जिसे हम बोलते हैं वेसिक्यूलर डक्ट। क्या कहा जाता है, वेसिक्यूलर डक्ट। ये वेसिक्यूलर डक्ट एक आशय नुमा संरचना में जाकर खुली, थैलीनुमा संरचना उपस्थित होती है, उसमें जाकर खुलती है, जिसे हम बोलते हैं वेसिकल। क्या कहा जाता है, वेसिकल। ये वेसिकल जो होती है क्लास, ये हमेशा पक्षमाभी उपकला के द्वारा आस्तरित रहती है। किसके द्वारा, पक्षमाभी उपकला के द्वारा आस्तरित रहती है। इस ये जो आप आशय देख रहे हैं, वेसिकल जो है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आशय। तो ये आशय जो है, आगे की तरफ इसमें छिद्र उपस्थित होता है जिसे हम बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर। क्या नाम देते हैं, नेफ्रिडियोपोर। ठीक, आई थिंक ये तो आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आ रहा है ना सेकेंड ईयर। यस, गुड। देखिए क्लास फिर समझिएगा, जब हम बात करें अपने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब के बारे में, ठीक है, तो इस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब के बीच में एक और आपका लोब उपस्थित होता है जिसे हम बोलते हैं इनर लोब। क्या नाम देते हैं इसे हम, इनर लोब। ठीक है, अब ये आपका जो मेन लोब है, ये आगे की तरफ, ये मेन लोब जो है, ये आगे की तरफ एक और लोब में जाकर मिलता है जिसे हम बोलते हैं एपिकल लोब। क्या बोलते हैं, एपिकल लोब। अच्छा, इनके आपको हिंदी रूपांतरण कर दिया जाए, है ना, तो थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, अभी करती हूँ। शीर्षस्थ पाली, आरंभिक पाली, पक्षमाभी अंग, अंतःपाली, आशय व आशय वाहिका, मुख्य पाली।
ठीक है, हाँ भाई, ठीक है। तो यहाँ होप सो सभी के कर दिए गए हैं। चलिए क्लास, अब समझिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके किसके बारे में, अब आपके एपिकल लोब मतलब शीर्षस्थ पाली। ये शीर्षस्थ पाली है, ये जो मुख्य पाली थी मतलब मेन लोब आगे जाकर किसमें मिलता है, आपके शीर्षस्थ पाली में। ठीक है, पहली बात, ये शीर्षस्थ पाली जो होती है ये उपस्थित होती है, क्रॉप होता है ना, अन्नपुट जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, अन्नपुट। ठीक है, तो अन्नपुट के नीचे उपस्थित होता है। ये कहाँ उपस्थित होगा, ये जो एपिकल लोब है, शीर्षस्थ पाली है, वो कहाँ उपस्थित होती है, आपके अन्नपुट के नीचे। अब क्वेश्चन यही रुकते हैं हम, अन्नपुट किसे बोलते हैं, जोंक में अन्नपुट का काम क्या है। हाँ भाई, मुझे बताइए आप सभी। अच्छा क्लास, जरा रिजाइन कीजिए आप, तब तक आप सोच लीजिए।